हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्ज़ाम क्वेस्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। और दोस्तों, हरियाणा के प्राचीन इतिहास पे मैं 2 वीडियो डालूंगा, भाग 1 और भाग 2। तो दोस्तों, आज हम भाग 1 शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? तो हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मव्रत है और इसका वर्णन वैदिक साहित्य में 1500 से 500 ईसा पूर्व किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों, हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता सीसवाल सभ्यता है, जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व यहाँ पे विकसित हुई थी। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह सभ्यता वैदिक काल के समकालीन मानी जाती है। इसे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के पाए जाते हैं। इस सभ्यता में नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों का प्रमाण भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, इस सभ्यता में अल्प मात्रा में तांबे के प्रमाण भी मिलते हैं। इसी सभ्यता में तांबे के हत्ती वाला गंडासा भी जब इसके बारे में पता चला तो उस टाइम प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। डिस्कस किया है कि तांबे की हत्ती वाला गंडासा कौन सी सभ्यता से मिला था, तो वो सीसवाल सभ्यता में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? भूगर्भिक संरचना में जो परिवर्तन हुआ था वो मोज़ोज़ोइक काल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSCC में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कैनेज़ोइक काल में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझना होगा कि भूगर्भिक जो संरचना हुई थी वो मोज़ोज़ोइक काल में हुई थी और नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का जो सुचारू रूप से विकास हुआ था वो हुआ था कैनेज़ोइक काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कितने ईसा पूर्व हुआ था? तो ये विकास 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि कौन सी थी? तो दोस्तों, नकुल दिग्विजय शीर्षक के अनुसार जो महाभारत की अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि कौन सी है? तो नकुल दिग्विजय शीर्षक के अनुसार महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह 900 ईस्वी पूर्व हुआ था, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति कब से कब तक विकसित हुई थी? तो दोस्तों, वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में विकसित हुई थी और इसका जो वर्णन है वो अगला क्वेश्चन है, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र का राजा कौन था? तो दोस्तों, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र का राजा कुरु था। और इसके बारे में अगर विशेष तौर से पढ़ना चाहें तो ये एक वीर संरचना के पुत्र थे और ये कौरव वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य मौर्य वंश के अधीन कब से कब तक रहा? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य मौर्य वंश के अधीन 324 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व में रहा था। तो दोस्तों, आगे हम प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे, तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे मौर्य काल में हरियाणा में तो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे मौर्य काल से रिलेटेड। और हरियाणा में जो मौर्य काल का शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रमुख शासक कौन थे? तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो दोस्तों, मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासक माने जाते हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है सम्राट अशोक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य गणराज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मौर्य गणराज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समय की अगर हम बात करें तो हरियाणा का जो प्रमुख शहर था इस समय में वो था सुध, जो कि जगाधरी तहसील यमुनानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों का विशालकाय मंदिर कहाँ पर स्थित? तो दोस्तों, यह सुध में स्थित था और जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सुध जगाधरी तहसील में पड़ता है, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, सुध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे हुए की मूर्ति सुध जगाधरी से ही मिली थी। और हरियाणा में जो बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था उस समय में वो सुध जगाधरी ही रहा था। और दोस्तों, यहाँ पे बाल और नाखून, महात्मा बुद्ध के बाल और जो नाखून है वो सुध जगाधरी में ही रखे गए हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों, एक ही प्रसिद्ध अभिलेख है जिसका नाम है टोपरा का अभिलेख, जो कि यमुनानगर में पाया गया था। तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जो अभिलेख है वो ब्राह्मी और संस्कृत लिपि पर आधारित है और इसके ऊपर
अशोक चिह्न स्थित है। और जो कुल अभिलेखों की जो संख्या है टोपरा से जो हमें मिले हैं वो है 7। यह अभिलेख 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक व राजा विशाल देव विग्रह चतुर्थ से संबंधित है। और हरियाणा से मिले अशोक के कुल अभिलेखों की अगर हम संख्या देखें तो वो 33 है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और HSCC में इससे बहुत बार क्वेश्चन पुट किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो राजा हर्षवर्धन, चीनी यात्री हेनसांग और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन का समय कब से कब तक था। तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन का जो जन्म था वो 590 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 647 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें, जैसा कि हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में, यहाँ पे भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 606 ईस्वी में ये अपने बड़े भाई की हत्या के बाद गद्दी पर बैठे थे। इनकी माता का नाम यशोमती देवी था और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। इनके वंश का नाम पुष्यभूति वर्धन था। उसके बाद दोस्तों इनके जो भाई थे उनका नाम राज्यवर्धन था और बहन का नाम था राजश्री। इन्होंने 2 राजधानी बनाई थी, एक राजधानी थी थानेश्वर और दूसरी थी कन्नौज। और अगर हम इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों की बात करें तो उसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और HSCC में दोस्तों बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। इनके दरबार के मुख्य जो दरबारी थे वो कवि बाणभट्ट थे। और दोस्तों बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तक का नाम हर्षचरित्र और कादंबरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन HSCC में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा में जो यात्री आए हैं उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला विदेशी यात्री था वो था मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी यात्री था और ये 302 से 298 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर आया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है हेनसांग चीनी यात्री हरियाणा में कब आया था। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं कि हेनसांग हरियाणा में कब आया था। तो दोस्तों हरियाणा में जो हेनसांग आया था वो आया था 399 से 414 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था। तो दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग भारत में आया था 629 में। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेनसांग ने हरियाणा की यात्रा कब से कब तक की थी। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हेनसांग ने हरियाणा की जो यात्रा की थी वो 635 से 644 ईस्वी में की थी, जबकि यह हरियाणा भारत में आ चुका था 629 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है कि भारत में कब आया था। तो भारत में आया था 629 में। और हरियाणा में कब आया था। तो हरियाणा में आया था 635 में। तो लगभग दोस्तों ये 9 साल यहाँ पे रहे थे। और थोड़े से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जबकि मेगास्थनीज के बारे में मैंने पढ़ा था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुए थे। और हेनसांग जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। राजा हर्षवर्धन पहले बौद्ध धर्म के हिनयान शाखा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, बट हेनसांग के प्रभाव में आके उन्होंने उसको चेंज कर दिया था और उसके बाद वो महायान शाखा को मानने लग गए थे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कि पहले कौन सी शाखा को मानते थे और उसके बाद उन्होंने कौन सी शाखा को मानना शुरू कर दिया था जब वो हेनसांग के प्रभाव में आए थे। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के समय प्रशासन की छोटी इकाई क्या होती थी। तो दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो गाँव होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के समय राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो थोड़ा सा हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे कि भुक्ति का जो प्रमुख होता था वो उपरिक होता था। और अगर हम जिलों की बात करें तो जिलों को विश कहा जाता था और जो इसके प्रमुख होते थे उसका नाम विशपति होता था। और तहसीलों को पेट कहते थे और इनके जो प्रमुख होते थे उनको हम पखतपति कहते थे। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के समय शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन के समय में लगभग 5000 शैक्षणिक संस्थाएं होती थी जो कि शिक्षा के ऊपर काम करती। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबार में प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों राजा हर्षवर्धन के जो दरबार में प्रधानमंत्री होते थे वो होते थे उनके मौसेरे भाई भंडी, और उनके जो सेनापति होते थे उनका नाम होता था सेहनाग। और दोस्तों युद्ध और विदेशी कार्यों को जो देखते थे, विदेशी कार्यों के जो मंत्री थे वो थे अवंती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनके सेनापति कौन थे। तो सेनापति थे सेनाथ, और विदेशी और युद्ध के जो कार्य देखते थे उसके मंत्री कौन थे, वो थे अवंती। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के समय
कर भुगतान की कितनी विधियां राज्य में प्रचलित थी? तो दोस्तों कर भुगतान की 3 प्रमुख विधियां थी जो प्रचलित थी। पहली का नाम था भाग विधि, जिसमें अन्न के रूप में कर लिया जाता था। दूसरी है हिण्य विधि, जिसमें मुद्रा के रूप में कर लिया जाता था। और लास्ट है बलि विधि, जिसमें उपहार के रूप में जनता से कर लिया जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 3 विधियां होती थी, भाग विधि, हिण्य विधि और बलि विधि। अगला क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता? तो दोस्तों यह जो कुल उपज का जो छठा भाग था वो जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारा पहला भाग था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दूसरा भाग भी ऐसे ही कवर करेंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ तो वो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।